हेलो स्टूडेंट, तो ये है क्लास 10 का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये है इसका वन शॉट जिसके अंदर कंप्लीट चैप्टर आपका एक वीडियो में ही कवर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे वीडियोस के अंदर आप देखोगे कि जो टॉपिक्स आपको ज्यादातर अच्छे से समझाए गए हैं वो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए हमने सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड के सारे पेपर को एनालाइज करा और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको हमने अच्छे से इसके अंदर कवर किया है। बनाया ये डिजाइन इस हिसाब से किया गया है कि उन टॉपिक्स में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज्यादा रिपीटेड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो सबसे पहले इसके अंदर आपके पास क्या है, टॉपिक वन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। जनरली इससे भी क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। तो ये जनरली जो आपको पूरे केमिस्ट्री के अंदर आपको रिएक्शन तो भाई राइट करना आना ही चाहिए, बैलेंसिंग तो करना आना ही चाहिए आपको। तो वो हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, एक एक करके फिर पढ़ते हैं पहले इसको। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सिंपल समझो, अगर कोई आप प्रोसेस कर रहे हो और उस प्रोसेस में कुछ न्यू सबस्टांस बन रहा है, कोई रिएक्शन करवा रहे हो, कुछ भी कर रहा है, कुछ न्यू सबस्टांस बन रहा है, कुछ नया बन रहा है, कुछ डिफरेंट बन रहा है, तो वो आपका केमिकल चेंज है। लेकिन अगर आपने दोनों को मिक्स किया, कोई दो चीजें मिक्स करी और वो वही का वही है, दोनों बस मिक्स होके बैठ गए, कुछ नया नहीं बना, तो वो आपका फिजिकल चेंज है। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पेपर को काटा, तो पेपर को काटने के बाद तो मिला पेपर ही ना, पेपर ही मिला, इसका मतलब क्या है, वो आपका कुछ न्यू नहीं बना, कुछ नया नहीं बना, तो एक फिजिकल चेंज है। ऐसे ही अगर आप पानी के अंदर चीनी को घोल दो, तो पानी के अंदर चीनी को घोलोगे तो पानी की प्रॉपर्टी भी शो करेगा और चीनी की प्रॉपर्टी भी शो करेगा, अपने कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो करेगा, नया कुछ नहीं बनने वाला। इसका मतलब वो भी आपका फिजिकल चेंज के प्रोसेस के अंदर ही आएगा। और ऐसे ही अगर मान लो तुमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स कर दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करने के बाद बनता है वाटर, और वाटर जो होता है उसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग होती है, डिफरेंट होती है। आपको पता है पानी को हम पी सकते हैं, ऑक्सीजन को हम सांस में ले सकते हैं, तो क्या और वाटर को भी हम सांस में ले सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वाटर को हम सांस में नहीं ले सकते हैं, हम इनहेल नहीं कर सकते एक तरीके से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वाटर की प्रॉपर्टी अलग होती है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग होती है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग होती है। तो वाटर अपने कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी नहीं दिखाता, वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो एक केमिकल चेंज है। तो ऐसे ही आपको कुछ प्रोसेस जाने हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केमिकल चेंज जो होता है न्यू सबस्टेंस फॉर्म करता है, फिजिकल चेंज में कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता। केमिकल चेंज जो होता है उसमें उसके कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी जो होती है वो नहीं दिखाई देती, लेकिन फिजिकल चेंज में दिखाई देती है आपको, है ना। केमिकल चेंज यूजुअली जो होते हैं हमारे इरिवर्सिबल होते हैं, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को जला दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, उसको रिवर्स नहीं कर सकते आप, वापस से कार्बन नहीं बना सकते, सिंपल नहीं है वो। और वैसे ही फिजिकल चेंज को ईजिली रिवर्स किया जा सकता है। तो ये आपकी मेन प्रॉपर्टी है। इनसे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें डेफिनेशन तो कोई नहीं पूछेगा, आपको मेनली पहचानना होता है कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है। तो सबसे पहले हम पहचानना सीख जाते हैं। देखो, मेल्टिंग, फ्यूजन, बॉइलिंग, ऐसा कोई भी वर्ड आ जाए ना, समझ जाना वो आपका फिजिकल चेंज है, क्योंकि वहां पे स्टेट चेंज हो रही है सिर्फ बस। लेकिन बर्निंग, जलना, बर्निंग का मतलब आपने उसको आग लगा दिया, अब आग लगा दी तो मतलब जल जाएगा पूरा का पूरा, तो कुछ नया सबस्टेंस, कार्बन बन जाएगा, कोयला बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, तो न्यू सबस्टेंस बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो आपका केमिकल चेंज के अंदर आएगा। तो सीधी सी बात ये है कि अगर सिंपल आपका स्टेट चेंज हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है, बॉइलिंग हो रही है, इवापोरेशन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो वो फिजिकल चेंज है। लेकिन बर्निंग हो रही है, खाना बन रहा है, तो खाने में क्या होता है, बिल्कुल कच्चा अलग होता है, पका हुआ अलग होता है। इसका मतलब क्या है कि पक्का खाने में कुछ केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, तो वो केमिकल प्रोसेस के अंदर आ जाएगा। रिपनिंग ऑफ फ्रूट का पकना, ये सब केमिकल चेंज के अंदर आता है। पत्तों का येलो होना, जो पत्ते वगैरह होते हैं हमारे, लीफ येलो पड़ जाते हैं हमारे पेड़ पौधों के, तो वो भी हमारे एक केमिकल चेंज, उसको रिवर्स नहीं कर सकते आप। तो इसी तरीके से आपको प्रोसेस थोड़े से ध्यान रखने, कौन से फिजिकल चेंज के अंदर आते हैं और कौन से केमिकल चेंज के अंदर आते हैं। कटिंग ऑफ पेपर, ये सब कटिंग वटिंग जो होती है, कटिंग, टूटना फूटना, सब जो है हमारा फिजिकल प्रोसेस में ही आता है। तो इसका मतलब क्या है, एक बार देख लेते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है भाई, पिघल रहा है, तो फिजिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या है, फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ फ्यूल का बर्न होना, जलना, तो वो क्या है, हमारा केमिकल चेंज है ना। वॉशिंग ऑफ क्लोथ, ये फिजिकल केमिकल दोनों होती है इसके अंदर, वॉशिंग ऑफ क्लोथ के अंदर। मेल्टिंग ऑफ कैंडल जो है हमारे पास, मेल्टिंग है, पिघल रहा है, तो सिर्फ कह रहा कोई आग नहीं लगाया, मैंने जलाया नहीं है, सिर्फ पिघलाया, तो मतलब क्या है, वो हमारा फिजिकल प्रोसेस है। कटिंग ऑफ वुड को काटना फिजिकल प्रोसेस है। लीव चेंजेस कर रहा है, जो पत्तियां वगैरह होते हैं वो कलर चेंजेस कर रहे हैं, वो भी फिजिकल प्रोसेस है हमारा ना। डाइजेशन, खाने का पचना, इज अ केमिकल प्रोसेस, ठीक है। शुगर डिसोल्यूशन, पानी के अंदर चीनी घोल रहे हैं, पानी के अंदर नमक घोल रहे हैं, सब फिजिकल प्रोसेस है। ऐसे करके आपको ये सारे के सारे एक बार देख लेने हैं, और इन्हीं से रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। नेक्स्ट अपने चलते हैं भाई, केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो जो केमिकल प्रोसेस, केमिकल जो
केमिकल चेंज की प्रोसेस चल रही है, भाई आपने कोई दो चीजें मिक्स कर दी और मिक्स करने के बाद उसमें केमिकल चेंज चल रहा है, तो जो प्रोसेस है ना उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। यानी प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल चेंज की तरफ जो प्रोसेस हो रही होती है उसको केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं, और उसको लिखने का जो तरीका है, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मतलब आपका केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि भाई प्रोसेस जो चल रही है उसका चेंज, प्रोसेस जो है हमारा केमिकल चेंज का जो प्रोसेस है वो आपका केमिकल रिएक्शन हो गया। लेकिन उस रिएक्शन को लिखने का जो तरीका है, रिप्रेजेंट करने का जो वो है, दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, है ना भाई। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कैसे पता लगेगा केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो भाई कुछ रिएक्शन मतलब कुछ तुमने मिक्स करा और उसके अंदर धुआं निकलने लग गया, वेपर निकलने लग गया, मतलब हो सकता है कि केमिकल चेंज है। आपने दो चीज़ों को मिक्स करा, कलर चेंज हो गया, तो केमिकल चेंज हो सकता है। फिर ऐसे आपने दो चीज़ों को मिक्स करा और उसके अंदर वो गर्म हो गया या ठंडा हो गया, इसका मतलब हीट रिलीज या हीट एब्जॉर्ब हुई है। तो ऐसे करके चार कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहला हमारे पास क्या हो सकता है, कलर चेंज हो जाए, हो सकता है आपका वाटर इवापोरेट हो जाए, हो सकता है आपका गैस बाहर निकले, है ना। उसके बाद हो सकता है कि आपका हीट रिलीज या हीट एब्जॉर्ब हो जाए। तो ऐसे करके हमारे पास टोटल कलर चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है, ये गैस इवोल्यूशन हो सकती है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो सकता है, कुछ मिक्स करा कुछ पाउडर टाइप नीचे नीचे बैठ गया, यानी कहने का तो कुछ अनसोल्यूबल सब्सटेंस नीचे बैठने लग गया, कुछ पाउडर टाइप नीचे बैठने लग गया, तो वो भी है, इसका मतलब केमिकल चेंज हो सकता है। और टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो वो ठंडा हो जाए या तो वो गर्म हो जाए, एक्सोथर्मिक हो या फिर एंडोथर्मिक हो, तब भी वो आपका केमिकल चेंज की तरफ इशारा कर रहा होता है, कह रहा होता है कि शायद हो सकता है कि वो केमिकल रिएक्शन हो। क्लियर है भाई। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ड इक्वेशन और स्केलेटल इक्वेशन का मतलब क्या है। देखो, अगर आप वर्ड में लिख रहे हो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम हो गया, आपने वर्ड लिखा, पूरा ना पूरा नाम लिखा, तो ये है हमारा वर्ड इक्वेशन। लेकिन ऐसे में तो पूरा का पूरा भाई पूरा पूरा बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, शॉर्ट में तो नहीं, ये लॉन्ग में हो जाएगा। तो शॉर्ट में लिखने के लिए क्या करें, तो शॉर्ट में मैग्नीशियम को क्या लिखते हैं सिंबल में Mg, ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं O2, क्योंकि ऑक्सीजन O2 के रूप में मिलता है नेचर के अंदर, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। तो ये जो हमारी इक्वेशन है इसको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी बाकी है, अभी इसके अंदर बैलेंसिंग करनी बाकी है, आपको लिखना है कि आपने हीट दी, हीट निकली, कोई कैटलिस्ट तो नहीं डाला है, यानी अभी ये पूरा का पूरा कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, एक तरीके से ढांचा है इधर इसको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन, है ना। तो आपने वर्ड में लिखा तो वो वर्ड इक्वेशन है, उसको स्केलेटल में चेंज कर दिया आपने, उसके अंदर सिंबल लिख दिए, तो आपका स्केलेटल इक्वेशन होता है। और स्केलेटल इक्वेशन में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल देते हैं तो वो कंप्लीट केमिकल इक्वेशन बन जाती है हमारी, ठीक है। तो जैसे सॉलिड हम बैलेंस इक्वेशन कह सकते हो, तो सॉलिड को हम लिखते हैं एस, लिक्विड को, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि सॉलिड को एस बोलते हैं, सिंबल में सिंबल लिखते हैं एस, लिक्विड को एल लिखते हैं, गैस को जी लिखते हैं, एक्वस पानी के अंदर घुला हुआ है, अगर पानी के अंदर तुमने घोल रखा है तो एक्वस यानी AQ बोलते हैं ना। पीपीटी प्रेसिपिटेट नीचे बैठ रहा है, मतलब अभी अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे भाई इनसॉल्युबल सब्सटेंस नीचे बैठता है, तो हम कैसे बताएंगे कि कोई कौन सा सब्सटेंस बैठ रहा है कौन सा नहीं बैठ रहा, तो जिस पे एरो हम नीचे की साइड लगा देंगे इसका मतलब क्या है, वो प्रेसिपिटेट हो रहा है, इस तरीके से एरो लगा देंगे तो मतलब वो प्रेसिपिटेट हो रहा है। और अगर वो गैस इवॉल्व कर रहा है, अगर आपको दिख रहा है कि भाई एरो ऊपर की साइड है और गैस ऊपर की तरफ निकल रही है, गैस इवोल्यूशन हो रही है, तो इसका मतलब ऊपर ऊपर की तरफ एरो का मतलब इवोल्यूशन हो गैस। DIL का मतलब क्या है कि आपने जो एसिड ले रखा है वो डाइल्यूट है, और कंसंट्रेटेड CONC का मतलब कंसंट्रेटेड, आपने जो एसिड ले रखा है वो प्योरली कंसंट्रेटेड, ज़्यादा मात्रा में एसिड है ना। तो ये सारे सिंबल्स हमारे यूज होते हैं उसके अंदर एरो के ऊपर, कुछ इस तरीके से देखना भाई। जैसे अब कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए भाई आपने हीट दी है, तो रिएक्टेंट में हीट दी तो प्रोडक्ट बना, तो मैंने इन्फॉर्मेशन लिख दी ना, तो जो इन्फॉर्मेशन होती है कैटलिस्ट हो गया, हीट देना, हीट, ये सब सारी चीज़ें हम एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं, तो कंप्लीट रिएक्शन बन जाती है हमारी इस तरीके से। अगर हम बिजली दे रहे हैं तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी लिख देंगे, अगर हम सनलाइट दे रहे हैं तो इस तरीके से सनलाइट लिख देंगे हम, है ना। और ये कंप्लीट रिएक्शन देखो दिखा रहा नहीं है, N2+S2 जो हमारा अमोनिया बनाता है, तो अपने स्टेट लिखी गैस, ये भी गैस बन रहा है, ऊपर लिख दिया भाई ये कैटलिस्ट डाल रखा है मैंने, और टेम्परेचर और प्रेशर लिख दिया। तो सारी इंफॉर्मेशन डाल के जो कंप्लीट रिएक्शन बनती है हमारी, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, पूरी तरीके से मैंने इसको बैलेंस कर रखा है ना। तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने डाल दिया। अब ये स्केलेटल इक्वेशन से प्योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गया है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख रखी है। तो ये हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब ये तो समझ गया हम, ये रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है हमारी। अब जितने भी आगे क्लास 10 में जितने भी तुम आगे रिएक्शंस पढ़ोगे सारे इसी रूप में होते हैं, इसी फॉर्म में होते हैं। तो आपको ये फॉर्म थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है आपको, है ना। अब सबसे पहली बात तो भाई कहने का मतलब ये है कि कभी ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना हो या अमोनिया का फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं ये। तो फॉर्मूला बनाने के लिए भैया ये 9th में पढ़ाया जाता है आपको, कि भाई आपको सबसे पहले सिंबल्स याद रखने पड़ेंगे कि भाई एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है, कोबाल्ट का सिंबल क्या है, कॉपर का सिंबल क्या है, गोल्ड का सिंबल क्या है, आयोडीन का सिंबल क्या है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल ये तुम्हें याद कर लेने हैं, ध्यान से देख लेने कि भाई किसका सिंबल क्या है। अधिकतर तो रिपीट होते रहते हैं, याद होते हैं। और दूसरी है वैलेंसी,
कि हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होता है, हाइड्रोजन स्टेबल कब होता है, कितने इलेक्ट्रॉन दे के या कितने इलेक्ट्रॉन लेके वो स्टेबल होता है। तो हाइड्रोजन जो है वो +1 की ग्रुप में आता है। ये सारे +1 की फैमिली, सबकी वैलेंसी +1 है। ये सब +2 की फैमिली में है हमारे पास, ये सब +3 की फैमिली में, ये सारे के सारे +4 की फैमिली में। ऐसे ही करके आपको पूरे के पूरे ग्रुप याद रखने हैं। अब इसमें सारे याद करने की जरूरत नहीं है, सारे रिपीट नहीं होते हैं। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा वो जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं वो तुम याद कर लोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन आपका रिपीटेड है, हाइड्रोजन आपको याद रखना है। ऐसे ही सोडियम आपको याद रखना है, पोटेशियम आपको याद रखना है, क्यूप्रस नहीं आता, सिल्वर आपको याद रखना है। इसके बाद लिथियम भी बहुत कम आएगा, लेकिन ये भी याद रख लेना, 2 इसमें होंगे। क्यूप्रिक में +2 याद रखना, क्यूप्रिक में +2 ज़्यादातर काम आता है हमारा। बेरियम याद रखना है, तो बेरियम काम की चीज़ है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद मरकरी भी ज़्यादा नहीं आता, फिर याद रख लेना। कोबाल्ट की जरूरत नहीं, निकल की जरूरत नहीं है। आयरन याद रखना +2, ठीक है। मैग्नीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिंक याद कर लेना, जिंक हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद लेड नहीं याद करना, मैग्नीशियम भी याद कर लेना और कैल्शियम भी याद रखना। लेड वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। तो मेन जो मैंने टिक लगा दिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने वो याद कर लिए, एक बार ब्लैक से लगा दूँ ताकि दिख जाए तुम्हें, ठीक है ना। एक तो ये है हमारे पास, एक ये है, तो एक पोटेशियम हो गया, एक सिल्वर हो गया, एक लिथियम हो गया, इसमें कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, है ना। उसके बाद आयरन हो गया, है ना, +2, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, कैल्शियम। ये इंपॉर्टेंट है हमारे सबसे ज़्यादा। इसमें एल्यूमिनियम हो गया और आयरन हो गया, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। प्लेटिनम, लेड वगैरह बहुत रेयरली आते हैं। तो ये वो एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा आते हैं। अगर तुम्हें ये भी याद है तो तुम्हारा काम हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली तुम्हें। और बाकी रिएक्शन जब आएगी तब मैं तुम्हें बता दूंगा उसके अंदर ही। अभी इतना याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो बेस्ट ये है कि जो इंपॉर्टेंट वाले वो ग्रुप वाइज याद लो। +1 के ग्रुप में कौन कौन है, 1 2 3 4 5, बस 5 ही याद रख लिए। +2 में कौन कौन है हमारा, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया और कैल्शियम हो गया। सब +1 में। +3 में सिर्फ 2 ही हैं, एल्यूमिनियम और आयरन, बस। इसे याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये मेटल वाले हो गए सारे के सारे। इसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट वाला कौन है, नेक्स्ट वाला हमारे पास कौन है, ये वाला हमारे पास, जहाँ हम नेगेटिव वाले हैं। तो नेगेटिव वाले में -1 में कौन कौन हमारा, फ्लोराइड आ गया, -2 वाले में सल्फाइड या ऑक्साइड हो गया, और इसमें फॉस्फाइड हो गया। इसमें याद रखना है, फ्लोराइड याद रख लो, क्लोरीन याद रख लो, ब्रोमाइड याद रख लो, हाइड्राइड, ये तो याद रखने पड़ेंगे सारे आपको। सल्फाइड और ऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट है। फॉस्फाइड थोड़ा कम आएगा, नाइट्राइड देख लेना, नाइट्राइड इंपॉर्टेंट है ना। ये सारे कम ही है तुम्हें दिख रहे हैं, तो ये थोड़े से याद रखने पड़ेंगे आपको। तो ये हो गया हमारे, एक बार अपना स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नेक्स्ट हमारे पास अगला हमारे पास ये है हमारा। अब इसमें क्या है, अमोनियम, NH4+, अमोनियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। +1 के एक ही है हमारे पास। इसमें कौन कौन से, हाइड्रोक्साइड याद कर लो, बाइकार्बोनेट याद कर लो, नाइट्रेट याद कर लो, एसीटेट याद कर लो, बाइसल्फाइट याद करने की जो, बाइसल्फाइट भी याद कर लेना, परमैंगनेट याद करने की जरूरत नहीं है, ये कोई दिक्कत नहीं है। कार्बोनेट याद कर लो, इंपॉर्टेंट, सल्फाइड याद कर लो, सल्फेट याद कर लो, डाइक्रोमेट कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉस्फेट भी नहीं है, फॉस्फाइड भी नहीं है, सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये जो हमारे सामने बाकी लिखे हुए अमोनियम समेत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने। अमोनियम हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये नाम बार बार तुम्हारे सामने आएंगे। तो एक बार ढंग से बैठ के इनकी सारी वैलेंसी, तो कैसे लिखते हैं इनको फॉर्मूले से, बाइकार्बोनेट को SCO3 लिखते हैं, वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आयंस है। अगर ये याद होंगे आपको तभी आप लिख पाओगे। तो एटलीस्ट जो आपके पास टिक लगे हुए ना, वो अलग से लिख लो और बार बार उसको रिवाइज कर लो, या अपने पेज में लिख के कहीं पे लगा दो कि भाई रोज दिख रहे, ताकि आगे आने वाले केमिस्ट्री के चैप्टर में तुम्हें दिक्कत ना हो। ये सिर्फ इसी चैप्टर का नहीं है, ये आगे चैप्टर में भी तुम्हें परेशान करेगा। इससे बढ़िया ये है कि आप पहले ही इनको अच्छे से याद कर लो, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे इन चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट, अब इनका यूज़ कैसे करेंगे, कैसे इनका इस्तेमाल करेंगे। तो भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखना है, कैसे लिखेंगे भाई। सोडियम का होता है Na, सोडियम का होता है Na, और उसके बाद सोडियम का होता है Na, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है हमारे पास OH। सोडियम की वैलेंसी होती है +1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे NaOH, क्या हो गया फॉर्मूला, NaOH। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, फॉर्मूले बनाना आना चाहिए। मान लो तुमने लिखा बेरियम क्लोराइड BaCl, वैलेंसी +2 होती है, -1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, BaCl2। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम की वैलेंसी +2, -2, 2 से 2 कट जाएगा, जो कटने वाला उसे काट देंगे, 1 1 बचेगा, तो Ca भी एक, SO4 एक तो लिखते नहीं है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaSO4। उसके बाद हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH, वैलेंसी +2, -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला बन जाएगा BaOH की होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से जो पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं, जो पॉलीएटॉमिक एक से ज़्यादा एटम वाले हैं हमारे पास, जैसे OH हो गया, NO3, एक से ज़्यादा एटम वाले जो हैं, उनमें अगर 2 और 3 मल्टीप्लाई करना है, कोई मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से वैल्यू, तो ब्रैकेट जरूर लगाना पड़ेगा। जैसे कि और दिखा दूँ मैं, मान लो आपको लिखना है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो कैल्शियम की वैलेंसी +2, बाइकार्बोनेट की -1 होती है। अब कैल्शियम तो एक ही एटम है, तो एक ही है, तो एक ही लिख देंगे। लेकिन बाइकार्बोनेट पॉलीएटॉमिक आयन है, एक से ज़्यादा एटम है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना कैसे करेंगे, HCO3 लिखेंगे और 2 से इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अब ये भी पॉलीएटॉमिक है, इसकी वैलेंसी +3, इसकी -1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AlOH की होल ट्राइस। जो मोनो एटॉमिक होते हैं ना, उनमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मोनो एटॉमिक में आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, सॉरी। लेकिन अगर आपके पास पॉलीएटॉमिक आयन आ गया,
कोई भी ऐसा आइटम है जिसमें एक से ज़्यादा आइटम प्रेजेंट है तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ताकि वो दिखा सके पूरे के होल में मल्टीप्लाई है, वो सिर्फ एक पे नहीं है, पूरे के होल में मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले बनाने में काम आएंगे, सारे फॉर्मूले आपको बनाने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूले हो गए, कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिए। अब इसमें भी अगर आपको केमिकल रिएक्शन बनानी है तो कुछ चीज़ें और याद रखनी पड़ेंगी। इसके फिजिकल स्टेट, देखो मेटल जो होता है ना उसकी फिजिकल स्टेट वही होती है। आयरन तो आयरन Fe के रूप में ही पाया जाता है, कार्बन कार्बन C के रूप में ही पाया जाता है, मेटल में कोई जिंक Zn की फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन ऑक्सीजन O नहीं होता। ऑक्सीजन दो मॉलिक्यूल, दो एटम जुड़ के मॉलिक्यूल बना के रहते हैं, मतलब ऑक्सीजन का एलिमेंटल स्टेट O2 है, वो O2 के रूप में मिलता है नेचर के अंदर। ऐसे ही अगर आप नाइट्रोजन को ढूंढोगे वो N2 के रूप में मिलता है, ठीक है। अब क्लोरीन को ढूंढोगे Cl2 के रूप में मिलता है। तो अगर आप केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो ना तो उसमें क्लोरीन लिखा है तो आप Cl नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? Cl2। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। जैसे हाइड्रोजन कभी भी आए तो H2 लिखना है, नाइट्रोजन कभी भी आए तो N2 लिखना है, क्लोरीन कभी भी आए तो Cl2 लिखना है। गैसेज होते हैं सारे के सारे, आयोडीन सॉलिड होता है I2, ब्रोमीन Br2, सल्फर एसिड के रूप में मिलता है, फॉस्फोरस P4 के रूप में मिलता है। ये थोड़े कम यूज होंगे लेकिन बाकी तुम्हें ध्यान रखनी है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन सारे गैस वाले जो इंपॉर्टेंट, कार्बन सॉलिड है, बाकी कोई भी मेटल आएगा वो सिंगल ही होगा। तो ये आपका हेल्प करेगा रिएक्शन लिखने में। भी दिखाता हूँ कैसे, ये कहीं पे लिख लेना अपना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं दिखाता हूँ कैसे ये यूज कर हेल्प होगा आपकी, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन है, ध्यान देखना क्या लिखा है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। कैसे करेंगे? अब नाइट्रोजन को N तो लिख नहीं सकते क्योंकि नाइट्रोजन तो N2 के रूप में मिलता है, तो नेचर में N2 लिखना है आपको। हाइड्रोजन किस रूप में मिलता है? H2। H नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? H2। सारे गैस वाले तो मैंने दिखाया था आपको, वो सारे याद रखने हैं तुम्हें। और अमोनिया का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, NH3। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? NH3। अब बैलेंस करेंगे यहाँ पे, तो बैलेंस कैसे करते हैं आपको पता है अच्छे से। दो नाइट्रोजन है तो यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे दो लगा देंगे, नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 3 दूनी 6, तो यहाँ पे भी कितने करने के? 6 करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? 3 लगा देंगे, तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा लिखना आना चाहिए। आयरन 3 ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड मतलब कह रहा है कि आयरन की वैलेंसी आपको +3 लेके चलनी है और ऑक्सीजन की -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Fe2O3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम Al गिव्स क्या हो जाएगा हमारे पास? आयरन, प्लस में क्या बन जाएगा? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो फिर उसके बाद बैलेंस कर देना है। तो ये वर्ड इक्वेशन से सिंबल इक्वेशन बनाने के लिए, वर्ड इक्वेशन से बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, तभी जाके आप इसको लिख पाओगे, ठीक है। तो कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है, इनकी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है ताकि पता लग जाए आपके हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ना। और कुछ क्वेश्चन इसमें भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो चलते हैं आगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अब ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? देखो अभी आपको बैलेंसिंग सीखनी है, थोड़ी बहुत बैलेंसिंग का मैंने दिखाई दिया, बैलेंसिंग तो करनी है, आपको पता ही है। तो बैलेंसिंग को करा क्यों जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आता है, वाई डू वी हैव टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए, ठीक है ना। तो एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के पीछे रीजन ये है कि भाई हमारे एंटोइन, क्या नाम है इनका? एंटोइन लवाइजियर, ठीक है ना। एंटोइन लवाइजियर ने पहले ये बात बता दी थी कि कभी भी कोई केमिकल या फिजिकल प्रोसेस होती है ना तो मास कभी भी ना कम होता ना ज़्यादा, कंजर्व्ड रहता है, यानी कभी चेंज नहीं होता, टोटल मास उतना ही रहेगा जितना पहले लिया। मतलब एक कंटेनर है, एक कंटेनर में 2 लिक्विड मिला है, आधी किलो ये आधी किलो ये, तो मिला के भी कितना होगा? वो 1 ही किलो होगा, वो ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। कहने का मतलब क्या है? मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड, और इसी का नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कभी तुमसे कोई पूछे कि भाई एक रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, तो आपको ये लिखना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएट और नॉर बी डिस्ट्रॉय, दैट्स व्हाई द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होना चाहिए, इसलिए हम बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? इसलिए हम बैलेंस, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है अच्छे से। तो इसीलिए हम बैलेंस करते हैं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट से मिला के क्या होना चाहिए? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब बैलेंस करने के तरीके देखने वो देख लेते हैं, ये तुम्हें ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बैलेंसिंग के लिए पहले आपको थोड़ा सा ये कुछ रूल ध्यान रखने हैं कि बैलेंसिंग के लिए कभी गलती से ही फॉर्मूला नहीं छेड़ना। फॉर्मूला नहीं छेड़ना मतलब क्या? कि आप मान लो यहाँ पे NaCl है, तो बैलेंस कर रहे हो, यहाँ Cl2 लिखा हुआ था, मान लो सिंपल ऐसे लिखा हुआ था Na प्लस Cl2 गिविंग NaCl, मान लो ये लिखा हुआ था। अब तुमने क्या कर दिया, यहाँ 2 था, यहाँ पे 2 लिख दिया। ये नहीं करना गलती से। बैलेंसिंग के लिए कभी नीचे नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला आपके हाथ में नहीं है, फॉर्मूला आप चेंज नहीं कर सकते, कितने आइटम जोड़ेंगे कितने नहीं जोड़ेंगे ये आपके हाथ में नहीं है। कि भाई यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 की जगह 4 लिख दिया, O4 बनता ही नहीं है, O2 बनता है, तो निकल तो हो जाएगा पूरा का पूरा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखोगे, बैलेंस करोगे, तो बैलेंस करोगे तो उसके आगे से करोगे। आगे लिखने का मतलब क्या है और नीचे लिखने का मतलब क्या है? अगर मैंने यहाँ पे Na2 लिख दिया और मैंने 2Na लिखा, इसका क्या मतलब? Na2 तो वैसे बनता नहीं है, N2 मान लो इसको, तो N2 लिखा तुमने, काट लेता हूँ, मान लो तुमने N2 लिख दिया और 2N लिख दिया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? N2 का मतलब दोनों नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं आपस में,
और जुड़ते हैं, ये 3 ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, आपस में स्टेबल है। लेकिन 2n का मतलब क्या है, 2 अलग अलग नाइट्रोजन है। तो अलग अलग तुम्हारे हाथ में है, लेकिन जुड़ना तुम्हारे हाथ में है। तुम अलग अलग 2 नाइट्रोजन ले सकते हो, लेकिन जोड़ दो उनको, वो जुड़ के n2 बना ले, जरूरी नहीं है। वो अगर वो जुड़ना होगा, जैसे Na है, Na नहीं जुड़ता, Na2 नहीं बनता, तो Na2 नहीं बनता इसका मतलब क्या है कि आपको Na2 नहीं लिख सकते वहाँ पे, वो गलत हो जाएगा आपका। तो गलती से भी आपको बैलेंसिंग जो करनी है वो नीचे से नहीं करनी, कहाँ से करनी है, उसके सामने से। जो भी करनी है बैलेंसिंग आगे से करनी है, नीचे से नहीं करनी, ये चीज़ ध्यान रखना आप, ये चीज़ ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, नीचे से नहीं करनी। तो ये आ गया आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंसिंग करने के लिए जो हम वो लगाएंगे, रूल लगाएंगे, वो क्या है हमारे पास, हिट एंड ट्रायल मेथड। और उससे पहले हम पहले एटम को काउंट करना सीख लेंगे, एटम काउंट कैसे करते हैं। तो भैया तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि जो आगे लिखा हो उसको नीचे वाले ढंग कहते हैं मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? 5K2O का मतलब पता क्या होता है, 5 अलग अलग K2O, 5 अलग अलग K2, ऐसे 5 अलग अलग K2 है इसके आपके पास। अब मैं तुमसे बोलूं कि भाई कितने पोटेशियम है, 2 इसमें, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 पोटेशियम हो गए भैया। अगर 10 पोटेशियम है तो बार बार तुम्हें अगर यहाँ 10 लिख दूंगा तो 10 बार लिखना पड़ेगा, नहीं, तुम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो। कैसे भाई, यहाँ 5 लिखा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, यहाँ 1 लिखा है तो 5 1 कम 5, यानी यहाँ पे पोटेशियम जो होंगे वो 10 होंगे, ऑक्सीजन कितना होगा, 1 होगा। ऐसे इसमें देखो, अब ये 2 भी मल्टीप्लाई में इसके और 5 भी मल्टीप्लाई में, तो 5 1 2 1 कम 2 और 5 दूनी 10, नाइट्रोजन कितने हो गया हमारे पास, 10 हो। और ये 4 है, 4 दूनी 8 तो ये हो गया, और 8 5 40, यानी हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास, 40 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 40। तो इस तरीके से काउंटिंग तो में आनी चाहिए। यहाँ देखो ये 2 इसके मल्टीप्लाई में, तो कैल्शियम तो 1 ही होगा, तो 2 एकम 2, कैल्शियम तो 2 हो गया हमारे पास। नाइट्रोजन को देखो तो 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे भी है, तो 2 एकम 2 और फिर ये 2 2 दूनी 4 हो जाएंगे। ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी 6 और 2 ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारे पास, 12। तो इस तरीके से आपको काउंटिंग करनी आनी चाहिए, कैसे एटम की काउंटिंग करते हैं। जैसे देखो ये 1 है, ये 4 है, तो 3 1 जा 3, कार्बन 3 होंगे, ये 4 है 3 है, तो 4 3 12, यानी हाइड्रोजन कितने होंगे हमारे पास, 12 होंगे। ऐसे इसको देखो, यहाँ पे 2 एकम 2, बेरियम तो हमारे पास 2 है। ऑक्सीजन देखोगे तो यहाँ पे कितने हैं, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से आपको काउंटिंग करनी आनी चाहिए एटम की। अगर एटम काउंट कर पाओगे तभी आप बैलेंस कर पाओगे। अब वो एटम ही काउंट नहीं हो पाएंगे तो आप बैलेंस कैसे करोगे। तो पहले आप काउंटिंग ऑफ एटम देख लो ध्यान से, कभी दिक्कत हो जाए तो आप उनको अलग अलग लिख देना। जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो NH4 होल ट्वाइस SO4 को 5 बार लिख लो, फिर तुम ऐड कर लो। तो 1 2 बार करके देख सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है बार बार करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसके अंदर। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला मेथड जो है वो याद रखो कि डायरेक्टली जो नंबर्स लिखे हैं उनको मल्टीप्लाई करो, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे हमारे बैलेंसिंग वाले पार्ट के अंदर फटाफट जल्दी। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि H2 और 2H में क्या फर्क होता है। 2H का मतलब 2 अलग अलग H होंगे और H2 का मतलब दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब हिट एंड ट्रायल मेथड, बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है भाई दोनों साइड बैलेंस है, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम है, इक्वल है, लेकिन अगर एक भी एटम कम ज़्यादा है इसका मतलब वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे Mg एक है, उधर भी Mg एक है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, O2 लिखा हुआ है, 2 ऑक्सीजन है, लेकिन उधर की साइड एक ही ऑक्सीजन है। तो क्या मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ? नहीं भाई, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और फॉर्मूला हमारे हाथ में नहीं है, फॉर्मूला हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसी वजह से क्या होगा, हम यहाँ पे 2 नहीं सकते, गलत हो जाएगा बिल्कुल। आपको कहाँ लिखना है, इसके आगे। अब आगे लिखने की एक दिक्कत ये है कि आगे लिखते ही Mg भी 2 हो गया है, तो ऑक्सीजन 2 हुआ ही हुआ, Mg वो पूरा ही 2 हो गया, तो Mg भी 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, आगे 2 लिख देंगे, तो मैग्नीशियम बैलेंस। इस तरीके से मैग्नीशियम भी बैलेंस हो जाएगा और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। K + O2 गिव्स K2। अब K + O2 गिव K2 है हमारे पास, यहाँ पे 2 वो है ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ तो 2 लगा नहीं सकते, आगे लगा देंगे 2। अब आगे 2 लगाते पोटेशियम कितने होंगे हमारे पास, 2 दूनी 4 पोटेशियम हो गए, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, 4 लगा देंगे। इस तरीके से 4 लगा देंगे तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, BaOH की होल ट्वाइस। अब देखो इन तरह के क्वेश्चनों में आपको पूरा का पूरा OH है, इधर भी OH है, मतलब क्या है कि दोनों साइड हाइड्रोक्साइड आयन दिख रहा है। अब हाइड्रोक्साइड आयन दिख रहा है तो ऐसे में आपको क्या करना है, दोनों साइड में OH पूरा का एक मान के चलना है, अलग अलग O और अलग अलग H काउंट नहीं करना। तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ OH पूरा ही 2 है, लेकिन यहाँ OH तो एक ही है, तो आगे क्या लगा देंगे, इसके 2 लगा देंगे, जिससे OH 2 हो जाएगा, लेकिन K भी 2 हो गया, 2K हो गया तो यहाँ, लेकिन यहाँ तो K एक ही है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम 2। अब Cl 2 है तो इधर भी Cl 2 है, बैलेंस हो चुका है। तो जो पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं और दोनों साइड अगर वो सेम है तो आपको अलग अलग काउंट करने की जरूरत नहीं है, पूरे OH को एक ही काउंट करो। ऐसे ही ये NO3 है, अब ये पूरा नाइट्रेट आयन है तो नाइट्रेट आयन पूरा एक काउंट करो, सल्फेट पूरा है तो सल्फेट पूरा एक काउंट करो, SO4 को पूरा एक काउंट करो। अब इधर देखो, इधर कैल्शियम एक है, इधर भी कैल्शियम हमारा एक ही है, लेकिन यहाँ नाइट्रेट आयन जो है हमारे पास ये पूरा NO3 एक ही है, लेकिन यहाँ NO3 2 है। अब NO3 इधर 2 है, यहाँ क्या लगा देंगे हम, 2 लगा देंगे आगे। नाइट्रेट भी 2 हो गया, Na भी 2 हो गया, अब यहाँ भी Na 2 ही है हमारे पास, सल्फेट इधर एक ही था तो सल्फेट एक ही, ये भी बैलेंस हो चुका है हमारा। तो कहने का मतलब ये होगा जिसमें भी पॉलीएटॉमिक आयन लिखे होंगे उसको पूरा एक मान के चलना, तो बैलेंसिंग करने में बहुत आसान होगा, आपको बहुत आसानी से आप बैलेंसिंग कर पाओगे। ठीक है, तो इन टाइप की बैलेंसिंग को भी अच्छे से देख लो। ठीक है,
और कुछ आपको बैलेंसिंग के क्वेश्चन करने हैं ताकि बैलेंसिंग भी आपका कवर हो जाए पूरा का पूरा। तो इसके साथ हमारा बैलेंसिंग का टॉपिक कवर हुआ। जिस तरीके से हमने बैलेंसिंग करी वो हिट एंड ट्रायल मेथड है, और आपके पास ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको बॉक्सेस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल मेथड से कंप्लीट कर सकते हो, उसको बैलेंसिंग कर सकते हो। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टाइप ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ से हमारे टॉपिक चालू होते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और जो भी एग्जांपल दिए जाएंगे हर एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस वीडियो के अंदर जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं उनको उठाया ही गया है हमारे सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनसे, उन टॉपिक को उठाया गया ताकि वो टॉपिक जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, बोर्ड ब्रेकर करोगे हमारी, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपने ऑलरेडी उनके टॉपिक कवर कर रखे होंगे, ऑलरेडी आपने टॉपिक रिवाइज कर रखे होंगे। ठीक है भाई। तो पहला टॉपिक हमारे पास है टाइप ऑफ रिएक्शन। इसके अंदर टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट। अब हीट के हिसाब से रिएक्शन दो टाइप की है, या तो वो हीट निकाल रहा होगा या हीट ले रहा होगा। मतलब तुमने आग जलाई, अब आग जलाओगे तो हीट मिलेगी तुम्हें, एनवायरमेंट में हीट मिलेगी, तुम्हें गर्मी लगेगी, मतलब हीट मिल रही है तुम्हें, और हीट वो रिएक्शन निकाल रहा है ना तो वो एक्सो है, एक्सो मतलब बाहर निकाल रहा है। और अगर वो हीट ले रहा है, अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो एंडोथर्मिक है। तो हीट बाहर छोड़ेगा तो एक्सो, और अंदर लेगा तो एंडोथर्मिक होता है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि वो रिएक्शन जो हीट को इवॉल्व करता है, उष्मा को बाहर निकालता है, वो एक्सोथर्मिक होता है, और जो हीट को अंदर ले लेता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर लेकर खुद बाहर एनवायरमेंट को ठंडा कर देता है, इसका मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जितने भी होते हैं हमारे पास वो हीट रिलीज करते हैं। तो यहाँ आपको दिखा रखा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और वाटर बनाता है तो हीट रिलीज होती है। ऐसे ही हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करता है, HCl बनाता है तो हीट रिलीज होती है। कैल्शियम ऑक्साइड पानी से रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, वो भी हीट रिलीज करता है, इसका मतलब वो भी क्या है आपका एक्सोथर्मिक है। लेकिन जिसमें हीट देनी पड़ती है वो आपका एंडोथर्मिक होता है। जैसे अभी आगे दिखाऊंगा, पहले ये पूरे के पूरे कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारे दो एग्जाम्पल थे, ये हमारे दो एग्जाम्पल थे एक्सोथर्मिक के। उसके बाद कंबशन रिएक्शन जितनी होती है, किसी भी चीज़ को जलाओगे तो हीट बाहर ही निकलेगी। तो जलाने पे हीट बाहर ही निकलती है, इसका मतलब वो भी आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वो भी हीट बाहर निकाल रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। उसके बाद जितनी भी रिएक्शन होती है हमारी, उस रिएक्शन में अगर आपका ग्लूकोज जो है हमारी, जितनी भी इवापोरेशन, ये 6O2 है, CO2 नहीं है, गलत लिखी हुई है। तो रेस्पिरेशन रिएक्शन जो होती है हमारी, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज हमारे सेल्स के अंदर ब्रेक होता है और उससे एनर्जी निकलती है, हमें एनर्जी मिलती है, तभी तो हम चल पाते हैं। तो उसका मतलब रेस्पिरेशन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, तो वो भी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि वाई रेस्पिरेशन इज नॉन एज एक्सोथर्मिक। तो आपके बोलोगे रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज ब्रेक होता है और ब्रेक होकर एनर्जी निकालता है, इसलिए हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और नीचे ये रिएक्शन लिख दोगे, क्या, ग्लूकोज प्लस में 6 CO2 6 गिव्स 6 CO2 प्लस 6 वाटर प्लस में एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर आता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें एक चीज़ और मेरे को मिली कि ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें होंगी आपकी, ये सारी चीज़ें जब सड़ती गलती है, फूड आइटम जो सड़ता गलता है, तो सड़ने पर क्या होता है, वो हीट रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो एक्सोथर्मिक कैटेगरी के अंदर आता है। अधिकतर डिकम्पोजिशन रिएक्शन आगे जो पढ़ोगे, वो अधिकतर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो एंडोथर्मिक होती है, हीट देनी पड़ती है उसकी। लेकिन जो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। तुम्हें ध्यान रखना है, वो इसमें हीट बाहर निकलती है, वो लेता नहीं है, हीट बाहर निकालता है नहीं, वो एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्या है हमारे पास, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक मैंने बता दिया आपको, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जिस भी रिएक्शन के अंदर हीट जा रही है, एब्जॉर्ब कर रहा है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका N2 प्लस O2 रिएक्शन करता है N होता है, इसमें हीट जो है आपकी रिलीज देनी पड़ती है। आप -S लिख लो या हीट उधर लिख दो, बात वही है। माइनस का मतलब क्या है कि हीट आपको देनी पड़ रही है, आप हीट रिएक्शन में दे रहे हो तब जाके रिएक्शन हो रही है ना। अमोनिया को हीट दोगे तो N2 प्लस H2 बनेगा, ब्रेक नहीं होता जल्दी है। वाटर को इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट, चूना जो है हमारा, कैल्शियम चूना पत्थर जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी हमारी एक तरह की एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को, अगर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान देना, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं चूना पत्थर, यानी लाइमस्टोन है हमारा, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करते हैं तो चूना बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें हीट देनी पड़ती है, तो ये भी एक तरह की एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और ये थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तुम्हें ध्यान रखनी है ये भी, कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड निकलता है ना। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जिस भी रिएक्शन में हीट देनी पड़ेगी वो एंडो है, और जिसमें हीट निकलेगी वो एक्सो है। ये तुम्हें ध्यान रखना है। और एग्जाम्पल जितने पढ़ाए हैं इसमें थोड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं तुम्हें। नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन। देखो पहले पार्ट के अंदर तुम्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए वो टाइप क्या है। तो टोटल 4 टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन एक दूसरे के उल्टे हैं, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा फर्क है। तो 4 ही टाइप की रिएक्शन है, दो आपस में रिलेट है। कॉम्बिनेशन का मतलब दो जुड़ के एक बन रहा होगा। अगर दो चीजें इस तरीके से, मान लो कोई दो है, ए है एक बी, ये दोनों जुड़ गए और क्या बन गया, AB।
ए बी बन गया, जुड़ के बैठ गए, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और अगर ए बी पहले ही जुड़ा हुआ था और तुमने गरम वरम करके किसी भी तरीके से ए और बी को अलग अलग तोड़ दिया, ए बी सी जितने भी थे सबको तोड़ दिया अलग अलग, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। यानी अगर दो मिलके एक बन जाए तो कॉम्बिनेशन, और एक टूट के दो या दो से ज्यादा बन जाए तो वो हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ना। तो तुम्हें कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल देखे यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के मैग्नीशियम ऑक्साइड दो जुड़ के एक बन रहा है तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। H2 प्लस O2 दो जुड़ के वाटर बना रहा है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। H2 प्लस Cl2 जुड़ के ट्वाइस ऑफ एसिड बना रहा है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये सारी की सारी जो है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगला क्या है, नेक्स्ट देखते हैं एक बार। अगला क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मैंने बताया डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक टूटेगा दो या दो से ज्यादा बनाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट वाली रिएक्शन आपके सामने है। उसके बाद मीथेन कैटलिस्ट डाल दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ हीट कर रहे हैं, मान लो कैटलिस्ट नहीं है, ऑक्सीजन के साथ हीट कर रहे हैं, कैटलिस्ट नहीं है, ऑक्सीजन के साथ हीट कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, लेड ऑक्साइड बनता है। तो ये भी डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। यहाँ तो इतना ही देखो बस, ये रिएक्शन आगे हमें पढ़ने अच्छे से और अच्छे से पढ़ने हमें रिएक्शन, तो अभी उन पे ध्यान मत दो कि रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है, हीट कर रहे नहीं कर रहे, उन पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस ये देखो कि तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कि भैया यहाँ पे एक था और हीट कर दिया टूट के दो बन गए, दो बने के इसका मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इधर एक था हीट कर दिया टूट के तीन बन गए, इसका मतलब ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। यानी उस साइड एक हो सिंगल और इधर दो या दो से ज्यादा बन रहा हो तो डीकम्पोजिशन है, और उस साइड दो या दो से ज्यादा और इधर एक बन जाए तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तुम्हें ध्यान रखना है। तो कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन हो गया। और अगला हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम अपनी पोजीशन चेंज कर, कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम अपनी पोजीशन चेंज कर ले तो हमारा कौन सी रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। यहाँ एग्जांपल, ये सारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल सारे गलत हैं, मैं एग्जांपल लिख देता हूँ आपके सामने। तो जितनी भी रिएक्शन में कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम अपनी जगह चेंज कर लेते हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा था हमारा कैल्शियम सल्फेट, मैंने यहाँ पे सोडियम डाल दिया और ये बन गया हमारा सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस में क्या बन गया Ca। तो क्या हुआ, सल्फेट उठ के अपनी पोजीशन चेंज कहाँ कर गया, Na के पास चला गया, अब Na2SO4 बन गया। इसका मतलब क्या है, ये आपका एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि आपका सल्फेट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, कैल्शियम अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मान लो यहाँ पे Na2O लिखा था, यहाँ पोटेशियम डाल दिया तो बन गया हमारे पास K2O प्लस में Na बन गया। क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन ने जगह चेंज कर ली भाई, पहले सोडियम के पास था अब हमारे पोटेशियम के पास भाग गया, इसका मतलब ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम अपनी पोजीशन चेंज कर ले उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ध्यान रहे, ठीक है ना। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैटेगरी में आएंगे। और वो रिएक्शन जिसमें दो एटम, दोनों में कुछ ना कुछ था, अभी तो एक था, एक उठ के इधर की तरफ शिफ्ट कर रहा था। जैसे रिएक्शन उसमें क्या था, हमारा ए बी था यहाँ पे और एक सी था। अब क्या हुआ कि एक उठ के इसके पास चला गया तो ए हो गया और सी भी बन गया। तो क्या हुआ, बस एक ही उठ के अपनी जगह चेंज कर रहा था तो डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन यहाँ पे ए बी था और यहाँ पे सी डी था, हुआ क्या कि ये इधर चला गया और इधर चला गया तो बन गया ये ए डी और सी बी। तो क्या हुआ, दोनों ने अपनी पोजीशन आपस में रिप्लेस कर ली, और दो अगर आपस में पोजीशन रिप्लेस करेंगे तो वो होगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दो डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो डबल डिस्प्लेसमेंट, एक अपनी जगह चेंज कर रहा है तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो यहाँ सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाई गई है आपको। क्या हुआ, देखो यहाँ पे नाइट्रेट था, अपनी पोजीशन यहाँ कर ली, क्लोरीन यहाँ पे चला गया तो बन गया AgCl प्लस में सोडियम नाइट्रेट। ऐसे ही H2SO4 में BaCl था हमारा, ये इधर चला गया, हमारे पास ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे नाइट्रेट था, यहाँ इधर चला गया, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कई बार ऐसे सब्सटेंस बन जाते हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते, पानी के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं, और वो इनसोल्यूबल होने की वजह से नीचे बैठ जाते हैं, और इसी नीचे बैठने की प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, और जो बनता है उसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो जिस रिएक्शन के अंदर इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन जाए और कुछ इनसोल्यूबल सब्सटेंस नीचे बैठने लग जाए, इसका मतलब वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यहीं पे देख लो, यहीं पे कवर कर लो। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन जाए और वो नीचे बैठने लग जाए उसी को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। सब डिस्प्ले इसमें दिखा रखा आपको, जैसे AgNO3 और NaCl दोनों एक्वस थे, पानी के अंदर घुल गए थे, लेकिन जब AgNO3 और NaCl दोनों को आपस में मिक्स किया गया तो मिक्स करते ही AgCl बना, और AgCl जो है हमारा पानी के अंदर इनसोल्यूबल होता है, स्प्रैंगली सोल्यूबल होता है, इसी वजह से वो कहाँ बैठ गया, नीचे, व्हाइट PPT बनाया उसने। वैसे ही BaCl2 और H2SO4 को आपस में मिक्स करा तो बना BaSO4, और बेरियम सल्फेट जो होता है वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है और व्हाइट PPT बनाता है। तो यही व्हाइट PPT बना रहा है, क्योंकि पानी के अंदर घुलता नहीं है तो नीचे बैठ जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट की वजह से। और ऐसे ही लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को आपस में मिक्स करते हैं तो लेड आयोडाइड बनता है, PbI2 बनता है, और ये भी वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है और कहाँ बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना
रखना है कि इन रिएक्शंस के अंदर जिन रिएक्शन में ऐसा सब्सटेंस बने जो पानी के अंदर घुलता नहीं है, अघुलनशील है, बिना घुलने वाला है, इनसॉल्युबल है, तो वो पानी के अंदर नीचे बैठ जाता है और इस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं और रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर है भाई? आगे समझ में। नेक्स्ट हमारे पास डबल रिएक्शन के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब आपके सामने कई सारे रिएक्शन आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसे मिलेंगे जहां पे सिर्फ टाइप पहचाने की, ये टाइप क्या है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सिंपल। अगर एक टूट के दो या दो से ज्यादा बन रहा है तो वो है डिकम्पोजिशन, एक दो या दो से ज्यादा चीज जुड़ के एक बना रही है तो कॉम्बिनेशन, कोई एक अपनी जगह चेंज कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट, दो अपनी आपस में जगह चेंज कर रही है तो डबल डिस्प्लेसमेंट। तो कहने का मतलब ये हो गया कि भाई डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट या कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन, इनके जो पहला टाइप का रिएक्शन है, पहले टाइप के जो क्वेश्चन है वो असली में कैसे हैं, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें अंदर पूछा जाता है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, बता दो बस किस टाइप का, भाई कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन किस टाइप का, सिर्फ वो टाइप पहले पहचानना होता है। अब उसके बाद थोड़े डीप क्वेश्चन जो होते हैं वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन से आते हैं। भैया डिकम्पोजिशन करने के कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है बाय हीट, दूसरा है बाय सनलाइट, तीसरा है बाय आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो कहने का मतलब यह है कि डिकम्पोजिशन भी अलग अलग तरीके से की जा सकती है और अलग अलग रिएक्शन की डिकम्पोजिशन अलग अलग टाइप से होती है। तो कई हीट से करते हैं जिसको हम थर्मोलाइसिस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप हीट से किसी चीज़ को तोड़ रहे हो, हीट दे रहे हो और हीट से वो टूट जा रहा है तो उसको बोलते हैं थर्मोलाइसिस। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लिया आपने गर्म किया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ये भी हीट दे के तोड़ रहे हो, इसका मतलब ये क्या है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बाय हीट। ऐसे ही लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं, लेड नाइट्रेट का पाउडर व्हाइट कलर का होता है, उसको जब हम गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड और प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ये ब्राउन कलर की गैस होती है। भाई ये रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसकी बैलेंसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ब्राउन कलर की गैस रिलीज होती है आपकी, ठीक है, और ब्राउन फ्यूम से येलो कलर का पाउडर बन जाता है, येलो कलर का पाउडर, ये लेड ऑक्साइड का पाउडर बन जाता है हमारा। तो लेड नाइट्रेट जो होता है खुद व्हाइट कलर का होता है, ये खुद व्हाइट कलर का होता है और इसको हीट करने पर जो येलो कलर का पाउडर बनता है और साथ में ब्राउन कलर की गैस निकलती है। तो ये हमारी वो रिएक्शन है, इसमें भी डिकम्पोजिशन बाय हीट होती है। पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को अगर हीट करते हो तो KCl प्लस ऑक्सीजन गैस बनती है, तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है हमारी। आयरन सल्फेट को हीट करते हैं तो पहले तो आपको क्या आता है, वाटर रिलीज होता है, तो पहले आपका वो ग्रीन से क्या बनता है हमारे पास, डर्टी वाइट, थोड़ा सा वाइटिश हो जाता है, और उसके बाद थोड़ा सा और हीट करोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेडिश ब्राउन, ठीक है ना। तो रेडिश ब्राउन हो जाएगा हमारे पास, रेड कलर का हो जाएगा, थोड़ा सा डार्क रेड कलर का हो जाएगा, जैसे लोहे का जंग होता है ना उस कलर का हो जाएगा आपका। तो कहने का मतलब क्या है, सबके सब हीट के जरिए टूट रहे हैं, तो ये डिकम्पोजिशन बाय आपका हीट है। ऐसे ही डिकम्पोजिशन आप किससे कर सकते हो, सनलाइट से। डिकम्पोजिशन बाय क्या है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से भी आप तोड़ सकते हो। बिजली से तोड़ने के लिए कुछ नहीं करना आपको, बिजली का सेटअप लगा इस तरीके से, इलेक्ट्रोड लगा दिया, एनोड कैथोड, और नीचे बैटरी लगा दी, अपने आप ही क्या होगा आपका वाटर ब्रेक कर जाएगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब तो सेटअप नहीं पढ़ना मैं पूरा का पूरा, जो पढ़ना है वो बता रहा हूँ आपको। वाटर को अगर इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो बनेगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, 2s2 प्लस O2 निकलता है। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है सबसे पहला कि कैथोड पे कौन सी गैस निकलती है, तो कैथोड पे H है ना, H, कैथोड पे H, यानी कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और एनोड पे क्या आता है हमारे पास O, तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन गैस निकलेगी ना, तो उस पर भी O होता है, लेकिन यहाँ पे कैथोड के H से याद रह जाएगा, कैथोड में H आता है हमारा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, एनोड पे तो कौन सी निकलेगी, ऑक्सीजन गैस निकलेगी। दूसरा कि जो गैस कैथोड पे निकलती है, दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे वॉल्यूम 2 है इसका इस जाएगा 1 ही है, तो हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम होता है वो डबल होता है ऑक्सीजन से। तुम इस पे ध्यान से देखो इस पिक्चर में, ये क्वांटिटी ज्यादा है और ये क्वांटिटी कम है, क्यों, क्योंकि ये हमारी ऑक्सीजन गैस है, कम मात्रा में निकलती है, 1 ही निकलती है पूरे मोल पे, और ये हमारी ज्यादा डबल है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है। कोई पूछे ऐसा क्यों होता है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन 2 निकलती है और ऑक्सीजन 1 निकलता है, इसलिए ऐसा होता है। जब वाटर को तोड़ते हैं तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन 2 आते हैं तो ऑक्सीजन बेचारा 1 ही आता है, इसी वजह से क्या होता है हमारा हाइड्रोजन की क्वांटिटी जो होती है ऑक्सीजन की क्वांटिटी से डबल होती है, बाय मास नहीं, बाय वॉल्यूम। ध्यान रखने चीज, अगर आपसे कोई पूछे वॉल्यूम कितना कितना निकलता है, वॉल्यूम का रेशियो क्या है, तो हाइड्रोजन अगर 2V निकल रहा है, 2 लीटर निकल रहा है मान लो, तो ऑक्सीजन बेचारा 1 ही लीटर निकलेगा, आधा निकलेगा उसका। लेकिन मास का रेशियो अलग होता है भैया, मास का रेशियो निकालने के तो मास देखना पड़ेगा। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन इसका मास कितना होगा, एक का हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 4 ग्राम। ऑक्सीजन का 1 का मास होता है हमारा 16, तो O2 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 32। तो रेशियो बाय मास, मास ऑफ हाइड्रोजन रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन का 4 है उसका 32 है, 4/32, 4 8
32, तो रेशियो आ जाएगा 1/8 यानी 1:8। तो यानी मास का रेशियो निकालोगे तो 1:8 आएगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन का कितना निकलेगा बेचारे का, 1 ही निकलेगा लीटर में वॉल्यूम में। तो ये ध्यान रखना कि बाय मास का रेशियो 1/8 होता है, लेकिन बाय वॉल्यूम का रेशियो जो होता है या बाय मोल का रेशियो होता है 2/1। ये चीज़ ध्यान रखनी है तुम्हें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो ये रिएक्शन भी तुम्हें ध्यान रखनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन की क्वांटिटी ऑक्सीजन से डबल होती है और एनोड पे कौन सी गैस निकलती है और कैथोड पे कौन सी निकलती है। बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाकी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ये एक तो मास वाला क्वेश्चन भी, मास वाला रेशियो भी ध्यान रखना है और वॉल्यूम वाला रेशियो भी ध्यान रखना है, दोनों ही याद रखने हैं, अच्छे से ध्यान रहे, ठीक है भाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला हमारा थर्ड बाय सनलाइट। तो सनलाइट जो है हमारे पास, सनलाइट से कैसे ब्रेक होता है, सनलाइट से दो ही रिएक्शन तुम्हारे सिलेबस में, एक तो AgCl वाली और एक AgBr वाली। तो AgBr जो होता है खुद जो होता है वो लाइट येलो कलर का होता है, थोड़ा सा हीट कर दोगे उसको, सनलाइट में डाल दोगे, थोड़ा सा सनलाइट में डाल के थोड़ी रिएक्शन करा दोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सिल्वर प्लस ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा, डिकम्पोजिशन होगी। तो सनलाइट से ही ब्रेक कर जाता है ये, और ये हमारा सिल्वर जो होता है ग्रे कलर होता है, यानी लाइट येलो से क्या हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा। और सेम हमारा AgCl वाला है। और ये वाली जो रिएक्शन होती है हमारी AgCl AgBr वाली, ये फोटो जो पुराने ज़माने के येलो जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी ना, उसमें काम आता था। तो वो खिचक करके फ़ोटो नहीं खींचते थे, वो आती थी पुराने ज़माने की फ़ोटो, तो उनमें ये AgCl काम आता था। उसमें लाइट पड़ती थी, रिएक्शन होती थी, वो फोटो बनाता था उस हिसाब से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि AgCl वाली जो रिएक्शन है हमारी, उसमें सनलाइट का इस्तेमाल करके हम फोटो बनाया करते थे, लाइट का इस्तेमाल करके फोटोग्राफी वगैरह करते थे, ब्लैक एंड वाइट फोटो। तो ये हमारा सनलाइट के जरिए ब्रेक, यानी लाइट के जरिए ब्रेक होता था। तो लाइट के जरिए जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है तो फोटोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस। में दो ही रिएक्शन याद रखनी है, एक AgCl वाली और एक AgBr वाली, और इसमें फोटोग्राफी वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें ध्यान रखना है। ये तीन चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, ठीक है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीशियम रिबन एक्सपेरिमेंट। भैया ये इससे भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिले 2023 में, 24 में, मतलब अलग अलग ईयर में मैग्नीशियम रिबन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं। तो भैया एक बार इसको ध्यान से देख लो। मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहले हवा में जलाने से पहले अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन थोड़ा रिएक्टिव मेटल है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, हवा के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना देता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है उसकी वजह से सही जल नहीं पाता। तो अगर आप चाहते हो कि आपका मैग्नीशियम अच्छे से जले, अब मैग्नीशियम की रिबन अच्छे से जले, तो पहले इसको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, बढ़िया से साफ करना पड़ेगा, और उसके बाद तुम उसको हल्का सा जलाओगे और फिर वो जलेगा वाइट डेजलिंग फ्लेम से, बिल्कुल वाइट कलर की, बिल्कुल रोशनी वाली फ्लेम से जलेगा। और साथ में हाईली एक्सोथर्मिक होगा, हीट बहुत ज़्यादा निकालेगा, हाईली एक्सोथर्मिक होगा। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। ये रिएक्शन जो है हमारा, बिफोर बर्निंग वी हैव टू क्लीन द मैग्नीशियम रिबन, हमें जलाने से पहले क्लीन करना पड़ता है। बर्निंग विद डेजलिंग बाइट, ये जो जलता है तो बिल्कुल डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कॉम्बिनेशन दिख रहा है, दो जुड़ के एक बन रहा है, तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है हमारी। और व्हाइट पाउडर बनता है किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जिसको पानी में डालने के बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बन जाता है। यानी ये आपका क्या कहते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। बेसिक होता है, नहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है बेसिक मीडियम का होता है, मेटलिक ऑक्साइड बेसिक होता है, आपको पता ही है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का पाउडर होता है। तो हमें ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ी रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन भी ध्यान रखनी है और ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो तुम्हें दिक्कत ना हो, ठीक है भाई। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम एंड लाइमस्टोन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो सबसे पहले तो अगर हम लाइमस्टोन को रिएक्ट कराएं यानी हीट करें तो बनता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, यानी क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहली रिएक्शन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, सॉलिड स्टेट में होता है, तो ये बनता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो है हमारा क्विक लाइम बनाता है, क्या बनाता है, क्विक लाइम। तो ये रिएक्शन हमारी लाइमस्टोन की है, इसको लाइमस्टोन बोलते हैं, लाइमस्टोन। ये रिएक्शन तुम्हें याद रखनी है। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है और कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। और नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर। क्विक लाइम और वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो भाई क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं, और अगर उसको वाटर से रिएक्ट कराओगे तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की होल ट्वाइस, प्लस में निकालता है वो हीट, प्लस में क्या निकालता है, हीट। यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो है हमारा, क्विक लाइम जो है, क्विक लाइम रिएक्ट करता है वाटर से तो बनाता है स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम बनाता है ना, और साथ में हीट निकालता है। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है और एक तरह की कॉम्बिनेशन है, दो कंबाइन कर रहा है और फिर वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये कुछ भी नहीं है, ये कटा हुआ है,
ये हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है और कौन से पार्ट में आता है, थर्मोलाइसिस वाले पार्ट में आता है। तो ये कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बस इतना इसमें याद रखना है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड वाली, और ये वही हमारी व्हाइट वॉशिंग में काम आती है, दीवार की पुताई वगैरह करते हैं ना, व्हाइट वॉशिंग करते हैं, तो व्हाइट वॉशिंग में ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता है। तो घुमा फिरा के ये दोनों रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा यूज होती है, तो ध्यान रखनी है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइम स्टोन जो है उसको हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और दूसरा हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट प्रोड्यूस होती है। ध्यान रखना, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, अगला पार्ट हमारा क्या है, अगला हमारे पास क्या है, आयरन नेल एक्सपेरिमेंट। आयरन नेल एक्सपेरिमेंट में क्या है हमारा, कॉपर सल्फेट जो है वो हमारा ब्लू कलर का होता है, इसमें अगर हम आयरन नेल लोहे की कील डुबा दें तो बनता है हमारा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये रिएक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो अगर आप इस तरीके से देखो तो ये ब्लू कलर जो सोल्यूशन है आपके पास, ये कॉपर सल्फेट है, ये ब्लू कलर का जो सोल्यूशन है ये आपका कॉपर सल्फेट है, ये आपका कॉपर सल्फेट है एक्वस, कॉपर सल्फेट है एक्वस आपका। और इसके अंदर अगर आपने कील डुबा दी तो ये आपका कील इससे केमिकली रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा हमारा, आयरन सल्फेट। तो ये हमारा जो ग्रीन कलर का है आयरन सल्फेट बन जाएगा और ये पेल ग्रीन कलर फॉर्म करेगा। इसका मतलब क्या है कि कॉपर सल्फेट जो है उसमें सल्फेट डिस्प्लेस कर जाता है आयरन में, यानी आयरन जो है सल्फेट को डिस्प्लेस करा लेता है, अपने पास ले लेता है और बनाता है आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर। तो ये आपका पेल ग्रीन कलर का होता है, याद रखना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, फिर दोबारा तुम्हारे सामने देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो ये ब्लू कलर से क्या होता है हमारा पेल ग्रीन कलर, और ब्राउन कलर का जो पीपीटी बनती है इसके अंदर वो कॉपर की होती है ना, कॉपर बन जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट अगला हमारे पास क्या है, थर्मिट प्रोसेस। भाई ये देखो मेटल और मेटल चैप्टर जो उसमें दोबारा देखने को मिलेगा तुम्हें, लेकिन यहाँ पे भी तुम्हें ध्यान से देखना है। थर्मिट प्रोसेस में क्या है कि आयरन ऑक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम से केमिकली रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम से रिएक्शन करता है, तो ये बनाता है आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसी रिएक्शन में खास ये है कि जो आयरन मिलता है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है, और ये एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। थर्मिट रिएक्शन याद रखना है कि ये हमारी ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है, ये भी हाईली एक्सोथर्मिक है ना, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। और दूसरी इसके अंदर खासियत क्या है कि ये जो आपका आयरन है वो आयरन फॉर्म इन लिक्विड स्टेट, इन लिक्विड स्टेट। आयरन जो है हमारा वो लिक्विड स्टेट में प्रोड्यूस होता है, लिक्विड स्टेट में बनता है, ठीक है ना। तो ये हमारी मेन रिएक्शन है जिसके अंदर क्या है कि ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है और आयरन जो मिलता है हमें वो लिक्विड स्टेट में मिलता है। दो पॉइंट ध्यान रखने इसके अंदर, थर्मिट प्रोसेस बोलते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है अगला, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। तो अगर आप लेड नाइट्रेट को गर्म करते हो तो क्या होता है भाई, लेड नाइट्रेट जो होता है वो स्टार्टिंग में व्हाइट कलर का होता है, लेड नाइट्रेट का पाउडर जो होता है वो स्टार्टिंग में व्हाइट कलर का होता है, लेकिन गर्म करने से क्या होता है, लेड ऑक्साइड प्लस में क्या बनता है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यही ब्राउन कलर का होता है। इसकी बैलेंसिंग भी ध्यान रखो, कई बार ये बैलेंस करने को भी आता है। तो लेड नाइट्रेट में पीबी2 लगा देंगे तो 2 पीबी आ जाएगा यहाँ पे, नाइट्रेट NO3 जो है हमारे पास, यहाँ पे NO2 देख लो, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 है, तो यहाँ पे कितने जाएंगे 4। ऑक्सीजन काउंट करोगे तो कितने जाएंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 ऑक्सीजन उधर की साइड है, तो 2 ये रहे, 4 दूनी 8, 8 2 10 और 2 12 ऑक्सीजन है। तो ये कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो अच्छे से रिएक्शन ध्यान रखनी है, ये एक तरह की थर्मोलिसिस है, कहने का मतलब तुम हीट के द्वारा क्या कर रहे हो, उसको ब्रेक कर रहे हो। तो लेड नाइट्रेट को हीट करने से बनता है लेड ऑक्साइड जो कि येलो कलर का पाउडर होता है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये कौन से कलर का होता है हमारा, ब्राउन कलर की। तो ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं, ब्राउन फ्यूम्स। तो ये क्या है हमारा, ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम, भूरे कलर का धुआं निकलता है उसके अंदर से, और जो पाउडर बचता है वो येलो कलर का हो जाता है। ये तो भी ध्यान रखना है ना, ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है एक तरह की, और येलो पीपीटी बनता है किसका, लेड ऑक्साइड का, लेड ऑक्साइड का येलो पीपीटी फॉर्म होता है, ध्यान रखना तुम्हें ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगला है हमारे पास हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करने से क्या होता है, तो भाई फेरस सल्फेट क्रिस्टल को तुम अगर हीट करोगे तो ये बनेगा हमारा फेरस सल्फेट और 7 तो 7 वाटर ये बाहर निकाल देगा, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल देगा। और इसको दोबारा से अगर तुम हीट करते हो तो पहले क्या हो रहा है हमारा, ये हाइड्रेटेड से नॉन हाइड्रेटेड बन जाएगा। स्टार्टिंग में तुम कॉपर सल्फेट लोगे तो वो हमारा पेल ग्रीन कलर का होगा, यहाँ पे ग्रीन कलर का देखने को मिलेगा, लेकिन तुम स्टार्टिंग में हीट करोगे तो धीरे धीरे करके व्हाइट हो जाएगा वो, और ज़्यादा हीट करते हो तो हाईली हीट करने पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, Fe2O3 फॉर्म कर देगा, आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर देगा। और इसमें जो गैस निकलती है वो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस होती है, जो कि पंजेंट होती है, तीखी स्मेल होती है, नाक में लगेगी, अजीब सी स्मेल होगी। तो
सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड पंजेंट स्मेल होती है ना, कोई कलर तो चेंजेस क्या हो रहा है हमारा, ग्रीन कलर से क्या हो रहा है हमारा, रेडिश ब्राउन कलर बन रहा है, लेकिन साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रही है जो कि पंजेंट होती है, नाक में चुभती है गैस। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि इस तरह से अगर कभी भी आए कि भाई स्मेल कर रहे हैं, इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की तरफ इशारा कर रहा है। ब्राउन फ्यूम की क्या कह रहा है, तो उसका मतलब वो लेड नाइट्रेट वाले जो पिछली रिएक्शन थी उसकी तरफ इशारा कर रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ध्यान रखना है कि आयरन सल्फेट को हीट करते हैं, स्टार्टिंग में ग्रीन से वो डर्टी वाइट होता है, लेकिन और ज़्यादा हीट करते हैं तो क्या होता है हमारा पंजेंट स्मेल आती है और साथ साथ कलर क्या हो जाता है हमारा, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना ये। तो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि पंजेंट होती है, और कलर जो होता है वो ग्रीन से क्या होता है, रेडिश ब्राउन। देख रहे ना, ग्रीन कलर से क्या होता है हमारा, रेडिश ब्राउन कलर चला जाता है। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है भाई अच्छे से। ये रिएक्शन बहुत ही प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल हमारे क्या है हमारे पास, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में ये वाली रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखना। इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या है, ये वाली रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे, ध्यान देखना। तो लेड नाइट्रेट वैसे तो पानी के अंदर सोल्यूबल होता है हमारा, घुल जाता है, ऐसे ही पोटेशियम आयोडाइड भी पानी के अंदर घुल जाता है, लेकिन जब इन दोनों की रिएक्शन कराई जाती है तो बनता है लेड आयोडाइड PbI2, और ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है, घुलता नहीं है और येलो कलर का होता है, इसलिए नीचे बैठ जाता है। यानी स्टार्टिंग में जब तुम लोगे कंटेनर टेस्ट ट्यूब के अंदर तो स्टार्टिंग में कोई कलर नहीं होगा, लेकिन जैसे ही तुम दोनों को मिक्स करोगे तो येलो येलो कलर का PPT बन जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा आपका, येलो कलर का PPT नीचे की तरफ बन जाएगा। तो आपको दिखेगा कि PPT बन रहा है और नीचे की तरफ बैठ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर येलो PPT बनता है। तो ये वाली रिएक्शन तुम्हें ध्यान रखनी है कि लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराया जाए तो लेड आयोडाइड बनता है जो कि वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है, इसीलिए येलो PPT देखने को मिलता है। तो ये रिएक्शन हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जिसमें येलो PPT बनता है, तो ये भी तुम्हें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है अगला, नेक्स्ट हमारे पास क्या है देखते हैं, अगला क्या रिएक्शन हमारे पास, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अगली है हमारे बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की। तो बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी हमारी, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट थी। ये हमारी क्या थी, पहले तो डिकम्पोजिशन हुई और फिर दोबारा, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन थर्मोलाइसिस के अंदर आता है ना, तो टाइप ऑफ रिएक्शन भी ध्यान रखना है। और ये जो हमारे पास है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। पहले ये एक्वस थी, पानी के अंदर घुली हुई थी दोनों के दोनों, लेकिन जब डबल डिस्प्लेसमेंट हुई तो ये बन गया बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट जो होता है वाटर के अंदर फिर से इनसोल्यूबल होता है, वो नीचे बैठ जाता है और क्या बनाता है, व्हाइट PPT फॉर्म करता है। तो व्हाइट PPT में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको व्हाइट PPT और बेरियम सल्फेट मिलेगा। तो बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर का होता है और प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, फिर नीचे बैठ जाता है, ध्यान रखना है। तो ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या है हमारा, अगला क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। लास्ट पार्ट रह गया इसका, फटाफट खत्म करते हैं इसको। तो वो रिएक्शन जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होती है उसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ आर टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। सिंपल सी बात है ना। फिर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो अगर ऐसे याद रखो, देखो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन में क्या आता है, ऑक्सीजन O आता है, तो O का जुड़ना यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और एक याद हो जाएगा, दूसरा उसका अपोजिट है। जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना जो है वो ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन होगा। ऐसे ही हाइड्रोजन का जुड़ना जो होता है वो आपका रिडक्शन होता है, तो हाइड्रोजन का निकलना जो है वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो एक अगर आपको याद हो जाएगा दूसरा अपने आप हो जाएगा। वही डेफिनेशन लिखी है, तो रिडक्शन का डेफिनेशन और ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन लिखी हुई है। जैसे ही मान लो एक एग्जाम्पल दिखा रखा है, तो इस एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान से देखो हो क्या रहा है हमारे पास, यहाँ ऑक्सीजन था पहले, अब ऑक्सीजन इसका हट गया, कॉपर से ऑक्सीजन हट चुका है इसका, है ना। एक बार दिखा दूं तुम्हें, यहाँ पहले ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन कॉपर से हट चुका है, और यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है हमारा, रिडक्शन। तो ये रिडक्शन है, और ये रिडक्शन है, तो ये क्या हमारे पास ऑक्सीडेशन है। तो अगर एक ही रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों देखने को मिल रही है, इसका मतलब वो रिडॉक्स रिएक्शन। आपसे कोई पूछे कि भाई रिडक्शन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ इसमें, तो रिडक्शन किसका हुआ हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड का। हमेशा रिएक्टेंट साइड से लिखते हैं, ध्यान रहे, कॉपर ऑक्साइड का। कोई पूछे ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ हमारे पास, H2 का, H2 का ऑक्सीडेशन हुआ, H2 का ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है भाई, क्लियर है। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन पहचानना आना चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन का ऐड होना O मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का बाहर निकलना रिडक्शन। अब ऑक्सीजन का ऐड होना जो है हमारा ऑक्सीडेशन है, तो हाइड्रोजन का ऐड होना उल्टा यानी रिडक्शन हो जाएगा, और हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें याद रखना है। क्लियर है भाई, क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट चल रहे हैं अपना अगला। इसमें क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो भाई जिस एजेंट का मतलब क्या होता है, भाई LIC एजेंट बोलते हैं, तो LIC एजेंट क्या करता है, दूसरों की LIC खुलवाता है। तो ऐसे ही एजेंट मतलब दूसरे के लिए हेल्प, दूसरे की हेल्प करे। तो
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है दूसरे की ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा, और दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद का करेगा, रिडक्शन करेगा। तो सिंपल सी बात है, जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा हो वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा हो वो सामने वाले को रिड्यूस कर रहा होगा, तो एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि रिडक्शन जिसका होगा वो एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग, और जो ऑक्सीडेशन करेगा वो एजेंट है रिड्यूसिंग, अपोजिट होता है। तो जैसे अगर मैं पिछले वाले क्वेश्चन की बात करूं, जो पिछले वाला क्वेश्चन करा था हमने, मान लो ये वाला क्वेश्चन करा था कॉपर वाला, तो इसमें यहाँ देखो ध्यान से हो क्या रहा है, इसका ऑक्सीजन यहाँ से हट जा रहा है और इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है। तो जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो वो ऑक्सीडेशन होगा, और ये क्या होगा, हमारा रिडक्शन। तो अगर मैं लिखूं कि भाई ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन होगा मतलब ऑक्सीडेशन याद रखना, ओ ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हमारा H2 का। रिडक्शन किसका हुआ, हमारे पास Cu होगा। तो मैं आपसे पूछूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो भाई तो क्रॉस हो जाएगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन हुआ होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कॉपर ऑक्साइड, और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो क्या है हमारे पास, H2। क्या है भाई, H2। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एजेंट होगा रिड्यूसिंग, और जिसका रिडक्शन होगा वो एजेंट होगा ऑक्सीडाइजिंग। ऐसे याद रखना है तुम्हें, ठीक है। ऐसे ही Na जो है हमारे पास, वो कोई पहले नहीं था ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और इसका हो गया रिडक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड का हो गया रिडक्शन। इसका मतलब कोई पूछे ऑक्सीडेशन किसका हो, तो ऑक्सीडेशन हुआ Na का, रिडक्शन किसका हुआ, तो रिडक्शन हुआ कैल्शियम ऑक्साइड का। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा हमारा Na। जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया होगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्टेंट से लिखते हैं हमें, तो ध्यान रखें, तो कैल्शियम ऑक्साइड हमारा हो जाएगा। ऐसे ये वाला क्वेश्चन देख लें, तो भाई MgSO4 है, मैग्नीशियम सल्फेट है, पहले ऑक्सीजन था उसके बाद सल्फेट के रूप में, अब यहाँ ऑक्सीजन निकल गया, तो मतलब क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, और इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ हमारे पास, Na का, और रिडक्शन किसका हुआ हमारे पास, MgSO4 का, MgSO4 का। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो एजेंट होगा रिड्यूसिंग, तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा हमारा Na, और जिसका रिडक्शन होगा वो एजेंट होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा हमारा MgSO4। कंप्लीट, इतनी सी बात थी इसके अंदर, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, MgCl2। तो जिस तरीके से क्लोरीन बिहेव करता है, जिस तरह से ऑक्सीजन बिहेव करता है, वैसे ही क्लोरीन, ध्यान रखना है तुम्हें कि भाई क्लोरीन का भी निकलना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। जब भी मेटल होंगे हमारे पास, तो जिसमें से एटम निकल रहा होगा उसका होगा रिडक्शन, और जिसके साथ जुड़ रहा होगा वो उसका क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है हमारे पास, Na का। रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, MgCl2 का। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा हमारा, है ना, और जो रिडक्शन हो रहा है वो क्या होगा हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इस तरीके से तुम्हें आइडेंटिफाई करना होता है कौन किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिड्यूसिंग, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो तुम्हें पहले रिडक्शन ऑक्सीडेशन पहचान लेना है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो एजेंट होगा रिड्यूसिंग, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो एजेंट होगा ऑक्सीडाइजिंग। तुम्हें ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने दिखा दिए, एग्जाम्पल कर लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। एजेंट भी ध्यान रखना है, डेफिनेशन भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कोरोजन। तो भाई मेटल को अगर तुम खुले में छोड़ दो, आयरन को खुले में छोड़ दो, लाते चमका हुआ आयरन होता है, चमक रहा होता है, लेकिन खुले में छोड़ दो, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो रेडिस कलर की उस पर लेयर चढ़ जाती है। तो यही मॉइस्चर और एसिड जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उनसे केमिकली रिएक्ट करके, वाटर मॉइस्चर वगैरह इन सबसे केमिकली ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल अपने ऊपर क्या करता है, एक तरीके से लेयर चढ़ाने लग जाता है, और इसी प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो कोरोजन बोल लो, रस्टिंग बोल लो, बात वही है। तो कोरोजन इज द प्रोसेस ऑफ डेटोरेशन ऑफ मेटल एज रिजल्ट of its reaction with air और water surrounding। तो एयर और वाटर सराउंड कर रहा है उसको, उससे केमिकली रिएक्ट करके उसकी सरफेस जो होते हैं वो डल पड़ जाती है। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, कोरोजन या फिर रस्टिंग बोलते हैं। हो गया। रस्ट क्या होता है, तो उसके ऊपर लेयर चढ़ रही है, जैसे मैग्नीशियम है तो उस पर जो रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ी वो रस्ट है। आयरन जो है हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, आयरन ऑक्साइड की जो लेयर चढ़ी वो आपकी रस्ट है। कॉपर नाइट्रेट से कॉपर नाइट्रेट बना तो वो हमारा रस्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि मेटल जब भी अपने एनवायरनमेंट में प्रेजेंट एसिड, वाटर, इन सबसे केमिकल रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर जो उसके ऊपर लेयर बनती है केमिकल की, अलग का सब्सटेंस की, उसी को हम क्या बोलते हैं, रस्ट। अब ये रस्ट भी अलग अलग कलर का होता है। जैसे लोहा जो होता है, मेटल जो है, लोहा जो होता है उसका रस्ट जो होता है कौन से कलर का, रेड कलर का होता है, ठीक है। ऐसे ही कॉपर का जो रस्ट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि नाइट्रेट्स वगैरह बनते हैं तो वो ग्रीन कलर का होता है। और चांदी जो है उसका रस्ट जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। चांदी काली पड़ जाती है, देखा ना कि चांदी काली पड़ जाती है, तो चांदी का रस्ट जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक मेटल जो है, हमारे अलग अलग मेटल्स जो है वो केमिकली जब रिएक्ट करते हैं तो अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाते हैं, जिसकी वजह से कलर भी क्या आता है हमारा, अलग अलग आता है। तो ये आयरन ऑक्साइड की वजह से आ रहा है, ये नाइट्रेट की वजह से आ रहा है, सिल्वर ऑक्साइड नाइट्रेट की वजह से आ रहा है। तो ये अलग अलग कंपाउंड है हमारे, जिसकी वजह से कलर दिख रहे हैं तुम्हें, ठीक है ना भाई। तो समझ में आ गई बात। तो कंपाउंड्स के नाम तुम भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि मेटल्स अलग अलग जो होते हैं वो अलग अलग कलर फॉर्म करते हैं। रस्टिंग के साथ कलर भी क्या आता है, अलग अलग आता है सबका, ठीक है भाई। तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास
अगला क्या है, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है भाई? रेंसिडिटी का मतलब होता है कि जो आपके जो इस तरह के चिप्स वगैरह होते हैं, तेल में छनी हुई चीज़ें होती हैं, वो अगर खुले में छोड़ दोगे ना तो उसकी स्मेल और उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि भाई एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो उनसे केमिकली रिएक्ट करता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। याद रखना, उसमें भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा था, कोरोजन भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही है और ये भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो जो ऑयली या फैटी सबस्टांस होते हैं वो एयर में मौजूद ऑक्सीजन से केमिकली रिएक्ट कर लेते हैं और इस केमिकल रिएक्शन की वजह से उनका जो स्मेल है और जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो अजीब से लगते हैं खाने में। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। इससे बचाने के लिए क्या करते हैं हम? एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं उसके अंदर कि भाई ऑक्सीडेशन ना हो, ऑक्सीडेशन से बच जाए। ठीक है, साथ में क्या है, ढक के रखो अपने जो तेल वगैरह चीज़ होती हैं और तेल वगैरह की चीज़ों को ढक के रखो। या जो चिप्स के इस तरह के पैकेट्स आते हैं, इनके अंदर कौन सी गैस फिल करी जाती है? नाइट्रोजन गैस फिल करी जाती है। इनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल करी जाती है। क्यों? ताकि क्या हो सके, हमारा ये आपका खराब होने से बच सके। नाइट्रोजन गैस जो है वो ये बताती है कि इस तक अभी ऑक्सीजन नहीं पहुंचा है, इन तक ऑक्सीजन अभी नहीं पहुंचा है, और इसका मतलब क्या है, अंदर जो भी चीज़ अभी ऑक्सीजन से सेफ है और ख़राब नहीं हुई। नाइट्रोजन इनर्ट गैस होती है, वो केमिकली रिएक्ट नहीं करती, इसलिए वो अंदर के सामान को ख़राब नहीं करेगी। और जब तक उसके अंदर गैस है तो ये का मतलब ये है कि वो अभी ख़राब नहीं हुई। कई बार होता है ना कि भाई हम दुकान पर गए खरीदने के लिए और हमें लग रहा है कि भाई वो जो चीज़ है वो हो सकती है ख़राब हो, तो इसका मतलब उसमें जैसे एयर निकल चुकी होगी तो हो सकता है वो ख़राब। लेकिन अगर एयर है उसके अंदर पूरा का पूरा फूला हुआ है आपका, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन गैस के अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब वो ख़राब अभी नहीं हुई है। क्लियर है भाई? तो ये आपका रेंसिडिटी था। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।